हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। तो अब ये इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम थे यूनिट नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो यूनिट नंबर 1 से है, एक्सचेंज प्रोसेस इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जो एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है? एक्सचेंज प्रोसेस एक फाउंडेशन है मार्केटिंग की, क्योंकि जो मार्केटिंग जिस चीज़ पे बेस्ड है वो एक्सचेंज ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक जो पार्टी है वो अपने सामान को सेल करती है, दूसरी पार्टी उस सामान को बाय करती है और उसके एक्सचेंज में उनको प्रॉफिट होता है और दूसरे को वो वैल्यू मिल जाती है, वो सामान मिल जाता है। तो ये जो मार्केट है, पूरी मार्केटिंग, ये एक्सचेंज प्रोसेस पे ही डिपेंड करती है। इसके अंदर एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होती है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ जो होती हैं, जो वैल्यू डिलीवर कर रही होती है और जो रिसीव कर रही होती है, वो दोनों पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं और दोनों एग्री होती हैं। ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होती है। तो सबसे पहले तो इस एक्सचेंज प्रोसेस के की एलिमेंट्स, मतलब क्या क्या इस एक्सचेंज प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है टू पार्टीज़ इन्वॉल्व। सबसे पहले तो इस मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस में टू पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। एक होगा बायर जो सामान को बाय करेगा, दूसरा होगा सेलर जो उस गुड्स और सर्विसेज को सेल करेगा। उसके बाद आता है म्यूचुअल डिज़ायर टू ट्रेड। अब दोनों जो पार्टीज़ हैं उनका म्यूचुअल डिज़ायर होनी चाहिए, मतलब उनका मन होना चाहिए वो सामान को ख़रीदने का और वो बेचने का। अगर वो पर्सन उस सामान को नहीं, उस गुड और सर्विस को नहीं कंज्यूम करेगा या फिर उसका मन नहीं होगा, तो वो सेलर भी सेल नहीं कर पाएगा। और सेलर अगर सेल करने का मन नहीं होगा सेलर का, तो बायर भी उसे बाय नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल डिज़ायर होनी चाहिए इस ट्रेड को करने की। फिर आता है समथिंग ऑफ द वैल्यू ऑन द बोथ साइड। अब दोनों तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू रिसीव होनी चाहिए, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ एक तरीके से आउटकम मिलना चाहिए उस प्रोसेस से। तो अब अगर सेलर को प्रॉफिट नहीं होगा अपना सामान बेचने में, तो वो क्यों सेल करेगा? बायर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब बायर को उसकी जो सामान वो ख़रीदना चाह रहा है, उसकी जो नीड है वो पूरी नहीं होगी, तो वो उस सामान को बाय क्यों करेगा? तो यहाँ पर जो है समथिंग ऑफ वैल्यू ऑन द बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वैल्यू कुछ होनी चाहिए। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सकें और निगोशिएशन कर सकें। निगोशिएशन का मतलब है कि एक जैसे कि सेलर ने बोला कि वो 50 रुपीज़ में सेल करेगा अपने गुड्स को, तो बायर उसके लिए एग्री हो गया। यहाँ पर होता है ये निगोशिएशन, जिसका मतलब है कि वो एक तरीके से दोनों एक ही चीज़ पे एग्री हों। तो यहाँ पर निगोशिएशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। दोनों किसी फोर्स से नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में आने चाहिए, मतलब इस एक्सचेंज प्रोसेस में दोनों इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। दोनों का अगर मन है उस चीज़ को, मतलब वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें। अगर उनको ज़रूरत है सेलर को अपने सेल करने की ज़रूरत है अपने गुड्स को और सर्विसेज को, तो वो सेल करे। बायर को परचेज़ करने की ज़रूरत है तो परचेज़ करे। तो मतलब वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर आता है एग्रीड टर्म्स, जैसे प्राइस, डिलीवरी एक्सेट्रा। इसका मतलब है जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये जो सेलर ने रखी हैं, तो बायर उस चीज़ पे एग्री होना चाहिए। और जो बायर डिज़र्व करता है, बायर जो चाहता है वो चीज़ के लिए सेलर एग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके लिए दोनों एग्री होने चाहिए। जैसे प्राइस हो गया, डिलीवरी कब होगी, इस चीज़ के लिए दोनों के बीच में एक एग्रीड कंडीशंस होनी चाहिए। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और यूसेज राइट। अब क्या होता है, जब भी सेलर एक सामान को सेल करता है तो जो बायर है उसको परचेज़ करता है, उसके पास उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें ये नहीं होता, फिर वो आइटम सेलर का नहीं होता है, वो बायर का हो जाता है। अगर ए पर्सन जो है अपने आइटम को सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अपनी ओल्ड कार को सेल कर रहा है ए पर्सन, तो जो ए है वो सेलर है और वहीं दूसरी तरफ एक बी है, जो एक बी पर्सन है वो उस कार को परचेज़ करने के लिए एग्री है, ओल्ड कार को, तो वो वहाँ पर बायर है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले ए के पास उसकी ओनरशिप है, मतलब वो कार एक ही है, अब जब वो परचेज़ कर लेगा बी, तो वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके यूसेज राइट, मतलब कि जो उसको यूज़ करने के जो राइट्स हैं वो सिर्फ बी के पास होंगे, उसको ए यूज़ नहीं कर सकता है। फिर आती है पोस्ट एक्सचेंज सेटिस्फैक्शन। जब वो एक्सचेंज हो जाए, मतलब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि आपका सेलर और बायर इन्वॉल्व हैं, ये जब प्रोसेस हो जाए जिसमें वो गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम कर लें, तो उसके बाद पोस्ट सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अब वो जो मिस्टर ए था जिसने अपनी कार, ओल्ड कार सेल की थी, मिस्टर बी ने उसकी कार परचेज़ कर ली, बट ये नहीं कि वो उसके बाद कार चल नहीं रही है,
तो इसके लिए पोस्ट एक्सचेंज सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सचेंज प्रोसेस का मार्केटिंग में क्या गोल होता है, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन है। म्यूचुअल का मतलब दोनों एग्रीड होते हैं, एक बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन है मतलब दोनों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होती है और दोनों पार्टीज जो हैं इसमें सेटिस्फाई होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें ये पहला फंक्शन आता है मार्केटिंग का, मार्केट रिसर्च। तो पहला जो फंक्शन आता है एक मार्केटिंग में वो होता है मार्केट रिसर्च, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर्स की ज़रूरत को और उस जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको। तो सबसे पहले हमें कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के प्लान्स को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये हमारा नेक्स्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हमने क्या किया, पहले कस्टमर की हमने ज़रूरत को पहचान लिया और मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं वो भी हमने देख लिया। उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब जैसे कि एक शैम्पू बॉटल आती है मार्केट में, सोचा कि शैम्पू बॉटल जो है कस्टमर्स को ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको वो जो शैशे आते हैं वो चाहिए। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया छोटे पाउचेस में। तो अब इससे क्या हुआ, उन्होंने कस्टमर की ज़रूरत देखी और ट्रेंड देखा कि हाँ बॉटल से ज़्यादा जो है वो सेल कौन सी चीज़ें होती हैं, वो छोटे शैशे होते हैं। तो उसके बाद तो उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करी, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और मार्केट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया ताकि हाँ वो मार्केट की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। फिर आता है प्राइसिंग। अब उन्होंने सोचा कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग को सेट करना और ऐसे सेट करना है कि जो कि कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनसे हमारे जो प्राइस है वो अच्छे हों, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हों और कस्टमर्स जब दो प्रोडक्ट्स रखे हों तो कस्टमर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करे परचेज़ करना। जिसमें हम प्राइसिंग में क्या करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल प्राइसेस सेट करते हैं, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट होता है, कस्टमर्स को भी बाकी जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में उससे कम में मिल जाता है और साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब हमने ये प्राइसिंग सेट कर ली, अब कस्टमर जो है उस आइटम को परचेज़ करेगा तो उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि उस आइटम को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करें कि हर एक कस्टमर्स उस तक ईज़िली पहुंच सके, हर एरिया में हर शॉप पे वो चीज़ अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन में ये चेक करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है और आसानी से लोगों के पास पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो कस्टमर ही परचेज़ नहीं कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को तो वो कैसे सेल होगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हर जगह अवेलेबल हो, वो प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल हो। फिर आता है प्रमोशन। अब वो मार्केट में हमने अवेलेबल कर दिया, अब हमें प्रमोशन करना है ताकि कस्टमर समझ पाए कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है और उसके लिए हम प्रोडक्ट की जो इसमें क्या करते हैं, हम प्रमोशन में इसमें कम्युनिकेट करते हैं हम प्रोडक्ट की वैल्यू। अब की जो प्रोडक्ट है ये हमारा, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और अब मतलब ये एक तरीके का प्रमोशन है जिसमें कि जब अवेलेबल करा दिया प्रोडक्ट तो अब आप इसको जाके परचेज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है। फिर आता है सेलिंग। सेलिंग अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम कस्टमर्स को कन्वर्ट करते हैं और उनको हम परस्यूड करते हैं, मतलब कि उनको हम इनकरेज करते हैं, उनको हम इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो ये होता है सेलिंग, जिसमें कि हम उनको ऐसे ऑफ़र्स दिए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे एट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह उसकी की जाती है कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होता है हमारे प्रोडक्ट की तरफ और उसको परचेज़ करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर आता है सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सेगमेंटेशन में क्या होता है, फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम राइट जो कस्टमर है, मतलब जिनको हमें फोकस करना है। अब ये जो फॉर एग्जांपल शैम्पू का हमने एग्जांपल लिया तो ये मेनली टारगेट किसको करता है, ये वुमेन जो सेगमेंट है उसको टारगेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कोशिश ये करते हैं कि रीच कर सकें राइट ऑडियंस तक। तो इसमें ये उन पर्सन्स को टारगेट करते हैं, वुमेन्स को, और जिसमें कि ताकि वो अपने प्रोडक्ट को वुमेन्स को सेल कर सकें। फिर आता है ब्रांडिंग। अब क्या होता है, जब वो कस्टमर उसे परचेज़ करता है तो उसकी एक तरीके से यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं ताकि उसकी एक ब्रांड बने और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग उसको परचेज़ करें। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जैसे कि ब्रांड के अपने ब्रांड की वैल्यू की वजह से वो सेल होते हैं। फिर आता है CRM। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हम जब अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट की एक तरीके से आइडेंटिटी बन जाती है मार्केट में, तो अब हमें अपना जो
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको भी मेंटेन करना होता है, जिसमें हम कस्टमर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है, जिसने हमारा सामान परचेज़ किया है, जिसने इस ब्रांड को बनाने में हेल्प करी है, वो हमारे साथ रिटेन रहे और वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करे और लोगों को भी रिकमेंड करे, ताकि इसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो। फिर आता है, इसमें क्या होता है कि वो उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जो है सॉल्व करते हैं, इस तरीके के। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। इसके अंदर वो प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ये ब्रांड है उसको प्रमोट करते हैं मीडिया से। ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, ये टेलीविज़न मीडिया भी हो सकता है, किसी भी तरीके से ये अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं। फिर आता है पब्लिक रिलेशन। इसमें क्या होता है, पब्लिक रिलेशन में अब जो ब्रांड बिल्ड हुई है, जब उन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया है, कस्टमर्स को वो अच्छा लगा है, तो वो जो अच्छा लगा है, तो अब ये नहीं कि अब हमारे कस्टमर्स तो इसको परचेज़ कर ही रहे हैं तो हम इसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं, ऐसा नहीं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है मार्केटिंग का, जिसमें हमें पब्लिक रिलेशनशिप बनाना होता है, जिसमें हमें अपनी ब्रांड इमेज को मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है। हमें कोशिश करनी होती है कि जो हम कस्टमर्स को डिलीवर कर पा रहे हैं वैल्यू, वो आगे भी डिलीवर करते रहें। फिर आता है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे कि अब ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसमें कि लोग बाहर जाके परचेज़ नहीं करना चाहते, तो वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं हमारी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा और ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरीके से वो क्या चाहते हैं कि वो अवेलेबल कराएं। तो इसमें मेन फंक्शन ये है कि वो अपने जो प्रोडक्ट को ऑनलाइन अवेलेबल कराएं। अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो वो हमारे जो इंडिया में है वो कहीं भी पहुंच सकता है ईज़िली, और साथ साथ में उसकी जो रीच है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डिजिटल एंगेजमेंट चाहते हैं, इसमें चाहते हैं कि ये डिजिटली जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट से जुड़े। ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे, बट वो ऑनलाइन भी उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। फिर आता है पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, क्योंकि जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को देखता है तो उसकी पैकेजिंग सबसे पहले, उसके आगे प्रेजेंटेशन होती है उस पैकेजिंग की, तो वो बहुत अट्रैक्टिव और डिज़ाइन उसका जो होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है उसके लिए वो इनकरेज हो, अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट की तरफ, और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाए ताकि वो कस्टमर्स उसको परचेज़ करें। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विसेज में जैसे होता है कि हमने हमने आइटम परचेज़ किया और उसके बाद हमें उसकी कोई सर्विस चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस परचेज़ के बाद जो है वो कंपनी एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिसमें उसकी प्रॉब्लम्स के लिए एक पर्सन को असाइन किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व किया जाए। तो ये होती है आफ्टर सेल सर्विस। फिर आता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो फंक्शन ये भी है कि हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी हमें एक तरीके से मेंटेन करने होते हैं, और इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, हमें पता है वो चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो है उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करना चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकें और अच्छे से कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सकें। फिर आता है इनोवेशन। अब ये नहीं कि एक प्रोडक्ट है सिर्फ, जैसे ब्रिटानिया के बिस्किट्स हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ वो एक ही तरीके के बिस्किट बना रहा है, उसको इनोवेशन भी करनी चाहिए। मतलब ये अपने जो कॉम्पिटिटिव्स हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आगे रहना चाहिए उसको, और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मार्केट में नए नए आइडियाज़ लाए। जैसे कि अब ब्रिटानिया ने क्या किया, उसमें ऑरेंज फ्लेवर डाल दिया बिस्किट्स में, किसी बिस्किट में उन्होंने चोको चिप्स डाल दिए। तो इस तरीके से वो इनोवेशन कर रहे हैं। वो किसी में सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट वाले बिस्किट्स हो गए। तो इस तरीके से वो इनोवेशन कर रहे हैं। तो ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे वो आगे रहना चाहते हैं, और जो है उनके न्यू आइडियाज़ जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनोवेशन में। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। और कोई भी आपका डाउट हो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।